हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में अब हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था एरोमेटिसिटी। आज हम पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी के बारे में कि कौन से कंपाउंड जो है हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, कौन से नॉन एरोमेटिक होते हैं, कौन से एंटी एरोमेटिक होते हैं। अपने लास्ट लेक्चर में हम यहाँ पर एरोमेटिसिटी के बारे में हमने एक जनरल आइडिया ले लिया था कि क्या उनके जो है कंडीशंस होती हैं एरोमेटिक होने के लिए। ठीक, चलिए आज उसी को जो है हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहला हमने कंडीशन कही थी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। डीलोकलाइज यहाँ पर जो है साइक्लिक क्लाउड होता है, किसका, पाई इलेक्ट्रॉन्स का साइक्लिक क्लाउड होता है। दूसरी चीज यहाँ पर क्या होना चाहिए, प्लेनरिटी होनी चाहिए। ठीक है, प्लेनर हमारा मॉलिक्यूल प्लेनर हमारा जो मॉलिक्यूल है वो होना चाहिए। ठीक, या और क्या होना चाहिए, वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन होनी चाहिए। कॉन्जुगेशन यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड है, ये क्या कहा जाता है, कॉन्जुगेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन वो है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर होने चाहिए। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकती है। अच्छा, कैसे पता चलेगा हमें, जैसे कि हम पहले स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अच्छा, यहाँ पर टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड है यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी प्रकार जो है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर के इसी प्रकार तो बनता है, एक इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है ना। ठीक, ऐसे हम जो है यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, चलिए अच्छा इसको आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं कैसे जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, कैसे पता चलेगा हमें कि कंपाउंड एरोमेटिक है। सबसे पहले वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। पहली कंडीशन है हमारी, क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। ठीक, कंडीशन है क्या होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, यानी कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होनी चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज हमारा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए, वो कॉन्जुगेशन में होना चाहिए। ठीक, उसमें क्या होनी चाहिए, कॉन्जुगेशन भी होनी चाहिए। और वो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को, जिसको कि क्या कहा जाता है, हकल, अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर होने चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहां पर होने चाहिए, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 0 1 2 3 और कुछ भी आगे हो सकती है। यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन कितने आए हमारे, देखो अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगला, अगर हम n की वैल्यू 1 रखते हैं तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ना। 4 2 8 + 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर हम n की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस प्रकार जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। ठीक, एरोमेटिक कंपाउंड समझ, एरोमेटिक कंपाउंड जो है ये कंडीशंस को फॉलो करेगा तो वो क्या होगा, हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अब बात आती है एंटी एरोमेटिक की, क्योंकि हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता है और एंटी एरोमेटिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है, या तो एरोमेटिक होगा या तो एंटी एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कंडीशन है कि कंपाउंड क्या होना, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो साइक्लिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तीसरा है, अच्छा अभी तक तो सेम है कि साइक्लिक होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, कॉन्जुगेशन में होना चाहिए।
ये सब तो सेम ही है। तो डिफरेंस क्या है एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में? डिफरेंस है यहाँ पर 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जहां पर n की वैल्यू क्या होती है? 1 to 0 से नहीं स्टार्ट होती, कहां से होती है? 1 से। 1 2 3 इस प्रकार कुछ भी n की वैल्यू हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी। कितना समझ में आया? यानी कि यहां पर जो है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 3 होती है तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, n की वैल्यू 4 होती है तो 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन्स जहां पर होंगे वो हमारा एंटी एरोमेटिक। अब एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक आप बता सकते हैं। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि उसमें क्या है, वो साइक्लिक है, प्लेनर है, या वो हकल रूल को फॉलो कर रहा है, या वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। जिस रूल को भी फॉलो करेगा उस हिसाब से हम उसकी एरोमेटिसिटी बता सकेंगे। अब बात आती है एक और अगले पॉइंट की, जो कि है हमारा नॉन एरोमेटिक। अब नॉन एरोमेटिक कौन से होंगे? जहां पर कंपाउंड जो है साइक्लिक हो सकता है या एसाइक्लिक हो सकता है। ठीक, साइक्लिक हो सकता है या एसाइक्लिक हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं sp3 हो सकती है। जहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp की जगह कुछ और है तो वहां पर क्या है, तो क्या है, sp3 है। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन sp2 की जगह क्या है, sp3 है। तीसरी चीज, जो कंपाउंड ना तो एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे, वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। जो कंपाउंड ना एरोमेटिक होंगे ना एंटी एरोमेटिक होंगे, वो क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक। ठीक, इतना बात समझ में आया? पहले आप इसे नोट कीजिए, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक को। उसके बाद जो है हम इसे क्वेश्चंस द्वारा इस टॉपिक को और अच्छे से समझेंगे। ठीक, क्या होंगे, या तो हो सकता है वो नॉन साइक्लिक हो, ये कंडीशन हो सकती है, या हो सकता है वो sp3 हो, या कंडीशन हो सकती है वो नॉन प्लेनर हो। यहाँ पर तो कंडीशन क्या है कि ये क्या होते हैं, हमारे प्लेनर होते हैं। क्या होते हैं, प्लेनर होते हैं। यहाँ पर हो सकता है वो क्या हो, नॉन प्लेनर हो। कंडीशन को जो भी फॉलो करेगा इसका मतलब क्या है, वो क्या होगा, हमारा नॉन एरोमेटिक होगा। चलिए इसे अब आप नोट कर लीजिए। चलिए, ये आपने नोट कर लिया होगा, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक समझ में आ गया। अब इसको जो है क्वेश्चन से हम और अच्छे से समझेंगे। चलिए, सबसे पहले लेते हैं हमारा साइक्लोप्रोपीन। क्या लिया है हमने, साइक्लोप्रोपीन। ठीक, अब ये कैसे पता चलेगा हमें ये क्या है? अच्छा, पहले हमें देखना होगा कि ये साइक्लिक है या नहीं है। ठीक, दूसरी चीज हमें देखना होगा कि ये प्लेनर है या नहीं है। तीसरी चीज हमें देखनी होगी कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं है। चौथी चीज हमें देखनी होगी कि ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो ये एरोमेटिक होगा, और अगर ये 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है तो ये एंटी एरोमेटिक होगा। और अगर ये ना इसको फॉलो करता है ना इसको फॉलो करता है तब ये क्या होगा, देखो, अगर ये इस रूल को फॉलो करेगा ये क्या होगा, हमारा एरोमेटिक। ठीक, और अगर ये इस रूल को फॉलो करेगा तो ये क्या होगा, हमारा एंटी एरोमेटिक। लेकिन अगर ये ना एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है ना एंटी एरोमेटिक को फॉलो कर रहा है तब ये क्या होगा, तब ये होगा हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक, इतनी बात समझ में आई? अच्छा चलो कैसे करेंगे अब देखो, ये साइक्लिक तो दिख रहा है, ये साइक्लिक तो है, साइक्लिक तो है। ठीक, अब प्लेनर की बात करें, क्या ये प्लेनर है? देखो यहाँ पर कुछ भी कॉन्जुगेशन हमें दिख रहा है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं दिख रहा ना, सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, तो ये प्लेनर तो नहीं है। अच्छा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें है 2 पाई इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, किसमें होते हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमारे क्या होते हैं, देखो क्या क्या था हमने, 2 6 10 14, ये किसमें होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं 4n+2 हक्कल रूल को फॉलो करते हैं, होते हैं हमारे
2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ये हकल रूल को तो फॉलो कर रहा है, यानी कि हो सकता है। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात आई तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये क्या हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है ना। यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये क्या हो गया, देखो ना तो ये प्लेनर है, प्लेनर नहीं है तो ये एरोमेटिक तो नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज भी नहीं है, मतलब भी ये क्या नहीं हो सकता, एरोमेटिक नहीं हो सकता। और ना ही ये क्या हो सकता है, एंटी एरोमेटिक हो सकता है, क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक, तो सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन के बेस पे यहाँ पर हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन को देख करके हम नहीं बता सकते कि जो हमारा कंपाउंड है या मॉलिक्यूल है वो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन के बेस पे हम कभी नहीं बता सकते। ठीक है, हमें सारी कंडीशंस चेक करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि वो प्लेनर है या नहीं है। सबसे पहले तो देखना पड़ेगा कि साइक्लिक है कि नहीं, फिर प्लेनर है कि नहीं, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है या नहीं। ठीक, उसके बाद जो हम पाई इलेक्ट्रॉन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हम अब क्या देख पा रहे हैं कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन sp2 नहीं, प्लेनर नहीं। तो इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, इसका मतलब जो हमारा ये प्रोटीन है ये कैसा है, नॉन एरोमेटिक। क्या है, नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ना तो ये एरोमेटिक है ना एंटी एरोमेटिक। तो क्या हो गया ये हमारा नॉन एरोमेटिक। इतनी बात समझ में आई, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर आगे एक और एग्जांपल, और कई एग्जांपल देखेंगे अभी हम। चलो अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। ये एग्जांपल लेते हैं हम, ये क्या है हमारा, साइक्लो ब्यूटाडाइइन। ठीक, साइक्लो ब्यूटाडाइइन। अब इसमें भी हमें वही प्रॉपर्टीज चेक करनी है, पहला कि ये साइक्लिक है या नहीं, प्लेनर है या नहीं, sp2 हाइब्रिडाइज है या नहीं। ठीक, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं, या 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है या नहीं। तो फॉलो करेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक। चलो, इसको फॉलो करेगा तो क्या होगा, एरोमेटिक, और इसको फॉलो करेगा तो क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। ठीक, और दोनों में से किसी को अगर फॉलो नहीं करेगा तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। चलिए तो करते हैं इसे। अब सबसे पहले देखो ये साइक्लिक तो है ना, साइक्लिक तो है, तो पहली कंडीशन तो ये कर रहा है सेटिस्फाई। दूसरा, ये क्या ये प्लेनर है, देखो यहाँ पर डबल सिंगल पूरा एक क्या है, कॉन्जुगेशन है। क्या है, अच्छा खासा कॉन्जुगेशन है। ये प्लेनर भी है। ठीक, अच्छा कॉन्जुगेशन सब समझ रहे हैं ना। कॉन्जुगेशन यानी कि अगर हम ये देखें, दो स्ट्रक्चर हमारे पास हैं इस तरीके से, ठीक, और एक स्ट्रक्चर इस तरीके से है। अब इन दोनों में से हम बोले कॉन्जुगेशन में कौन सा है, आप क्या कहेंगे, देखो यहाँ पे सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, यानी कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या खासा क्या है, कॉन्जुगेशन है। लेकिन यहाँ की बात करें, सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, बीच में दो सिंगल सिंगल बॉन्ड नहीं आने चाहिए। कॉन्जुगेशन यानी कि जहाँ पे लगातार सिंगल डबल इस तरीके से बॉन्ड होते हैं। यहाँ पर है डबल सिंगल तरीके से यहाँ पर है, तो इसे ही कहा जाता है कॉन्जुगेशन। ठीक, चलो अब दूसरी बात, प्लेनर भी ये है। अब हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हाइब्रिडाइजेशन तो सबको पता है ना, चलते हैं हमें sp2 हाइब्रिडाइज क्या करते हैं, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। देखो ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। ठीक है, टोटल कितने बॉन्ड है इसमें, सिग्मा, 3 सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वैसे ही यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी, सब में क्या होगा, सेम ही होगा। ठीक, समझ में आया ना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो कैसे निकालते हैं हम, यहाँ पर जैसे कि ये स्ट्रक्चर है, अगर यहीं पर ये डबल बॉन्ड होता तो यहाँ पर हमें पता है यहाँ पर एक कार्बन होगा, हमें पता है यहाँ पर क्या है, एक कार्बन होगा। ठीक, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा हमारा, देखो 1 2 3 4, तभी तो ये कार्बन क्या होगा, 4 वैलेंसी इसकी पूरी होंगी।
यहाँ पर कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा। अगर हम इस कार्बन की बात करें तो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं टोटल? देखो, एक सिग्मा बॉन्ड तो ये वाला है, एक ये वाला है, एक ये वाला है, तो टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें? 3 सिग्मा बॉन्ड, यानी कि स्टेरिक नंबर 3। 3 स्टेरिक नंबर होने का मतलब क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। वैसे ही यहाँ पर भी स्टेरिक नंबर 2 होगा, यहाँ पर भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन है उसमें एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन, दूसरा सिग्मा बॉन्ड भी क्या है? हाइड्रोजन के साथ। एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, चारों की चारों क्या है? सिग्मा बॉन्ड है, यानी कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। यहाँ पर क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। यहाँ पर भी क्या हाइब्रिडाइजेशन है? sp3। तो इस तरीके से जो है हम हाइब्रिडाइजेशन क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछिए, मैं दोबारा आपको ये बता दूंगी किस तरीके से जो है हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। चलो, हाइब्रिडाइजेशन को अब हम समझ गए। अब देख पा रहे हैं हम कि ये क्या है? पूरा sp2 हाइब्रिडाइज है। अब अगला दो पाई बॉन्ड है यहाँ पर, यानी कि टोटल कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। क्या है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। अब 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? होते हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन? नहीं, यहाँ पर तो 2 से शुरू होता है। पहले में क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से होता है ना, 2,6 इस तरीके से करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? देखो, ये कंडीशन हम यहाँ पर देख चुके हैं। 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं? एंटी एरोमेटिक में। किसमें होते हैं? एंटी एरोमेटिक में। अब यहाँ पर क्या हमारे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये क्या है? ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देखो, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये क्या है? हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या है? एंटी एरोमेटिक। क्यों एंटी एरोमेटिक है? ये समझ आया कि इसने सारी कंडीशन को क्या किया? सेटिस्फाई किया। ठीक, समझ में आया? कुछ पूछना है इससे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, इसे आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, अच्छा, इसकी जगह अगर हम यहाँ पर, चलो अब थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करते हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर अगर हमने लिया यहाँ पर, सब जानते हैं ये क्या है? हमारा बेंजीन। बेंजीन क्या ये साइक्लिक है? ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? अच्छा खासा कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, प्लेनर भी ये है बिल्कुल प्लेनर। प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन में है ना, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल। ठीक, sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है ना? हम काउंट कर लें हाइब्रिडाइजेशन। देखो, ये वाला कार्बन, देखो ये वाला कार्बन है जो यहाँ पर 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलो ये कंडीशन भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगली पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ पर है हमारे टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि यहाँ पर कितने होते हैं? देखो, पहले 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, है ना, 2 6 तरीके से हमने पढ़ा था। यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, 2 6 10 14 इलेक्ट्रॉन जहां पर होते हैं वो क्या होता है? हमारा एरोमेटिक होता है। तो ये एरोमेटिक वाली सारी कंडीशन को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे कि हमें पता चल गया कि ये क्या है? हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है? एरोमेटिक कंपाउंड है। अभी हमने यहाँ पर जो है एरोमेटिक का एग्जाम्पल कर लिया, एंटी एरोमेटिक का एग्जाम्पल कर लिया, और नॉन एरोमेटिक का भी एग्जाम्पल हमने कर लिया। तो हमने देख लिया किस प्रकार जो है हम बताते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है। बस आपको क्या करना है? थोड़ा सा कंडीशन को ध्यान रखना। और जो ये फॉर्मूला, ये हक्कल का रूल है, जो हक्कल्स रूल आपको यहाँ पर याद ध्यान रखना है कि हक्कल रूल जो है वो एरोमेटिक के लिए है। उसके अलावा 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाला जो रूल है वो एंटी एरोमेटिक के लिए। और जो ये दोनों ही रूल फॉलो नहीं करेगा वो क्या? हमारा नॉन एरोमेटिक है। ठीक, अच्छा, इसको जो है हम इस तरीके से भी निकालते हैं। अच्छा, कई बार जो है हम भूल जाते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे, कितने थे एरोमेटिक में, कितने थे एंटी एरोमेटिक में। तो हम n की वैल्यू निकाल कर भी इसे देख सकते हैं। जैसे कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या है? यहाँ पर देखो, 4n+2 इज इक्वल्स टू कितने पाई इलेक्ट्रॉन है टोटल? इसमें देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें बेंजीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, टोटल 6 पाई
इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको सॉल्व करें तो 4n इज इक्वल्स टू 4, है ना, 6 माइनस 2 कितना हो गया 4, n इज इक्वल्स टू 4/4 इज इक्वल्स टू 1। n की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर, n की क्या आ गई वैल्यू 1। अब n की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे, 4 1 जा 4 प्लस 2 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर। ठीक, तो 6 इलेक्ट्रॉन किसमें आते हैं, जो हमारा एरोमेटिक होता है। तो आपको ये समझ आया कि ये एरोमेटिक है, क्यों है एरोमेटिक, क्योंकि ये सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये हमारा एरोमेटिक है। तो कैसे हम एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में डिफरेंशिएट करते हैं, कैसे हम बताते हैं कि एरोमेटिसिटी क्या है किस कंपाउंड की। ठीक, चलिए तो इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अच्छा एक एग्जाम्पल करते हैं, चलो एक एग्जाम्पल करते हैं यहाँ पर। अगर हमारे पास ये है, ठीक, पहला हमारे पास है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। तीन हमारे पास यहाँ पर तीन कंपाउंड है। ठीक, अब इन तीनों में कैसे आप बताएंगे कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है। चलिए तो ये है आपका टेस्ट, इसे आप कीजिए। अभी हमने तीनों चीजें पढ़ ली एरोमेटिसिटी में, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक। ठीक, तो ये तीनों आपको बताने हैं कौन सा इसमें से एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एरोमेटिक है, या तीनों ही एरोमेटिक है, या तीनों ही एंटी एरोमेटिक है, या तीनों ही नॉन एरोमेटिक है। ठीक, ये तीनों अलग अलग हैं, तो ये आप अभी कीजिए, फिर मैं इसको आपको सॉल्यूशन बताती हूँ। चलिए तो अब इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। आपने कर लिया होगा, आपको समझ आ गया होगा। चलो तो पहला अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, देखो प्लेनर है, देखो साइक्लिक तो ये है, साइक्लिक तो है। ठीक, ये भी क्या है हमारा साइक्लिक है, और ये भी क्या है हमारा साइक्लिक है। तीनों ही क्या है साइक्लिक, तो तीनों है। ठीक, तो क्या ये प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, देखो यहाँ पर sp2 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 sp2, लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अपने आप ही हमें पता चल गया कि ये क्या है हमारा नॉन एरोमेटिक। क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब यहाँ पर बढ़े, यहाँ पर ये क्या है हमारा, ये तो प्लेनर है, सब में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। प्लेनर यानी कि देखो सिंगल डबल सिंगल प्लस, तो ये भी क्या होता है हमारा एक कॉन्जुगेशन होता है, प्लस सिंगल डबल डबल सिंगल प्लस। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये हमारा क्या होता है कॉन्जुगेशन में ही आता है, जिस प्रकार ये नेगेटिव चार्ज भी हमारा क्या आता है कॉन्जुगेशन में आता है। तो हम क्या कहते हैं, ये प्लेनर है, ये भी क्या है हमारा प्लेनर ही। अब इसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेते हैं, 2 और 2 4, यहाँ पर कितने 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, जो 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, यानी कि ये क्या है हमारा एंटी एरोमेटिक। क्या है, एंटी एरोमेटिक। जबकि यहाँ पर देखो 2 2 4 और ये जो हमारा नेगेटिव चार्ज है इसके 2 इलेक्ट्रॉन हम काउंट करते हैं यहाँ पर। ठीक, 2 और 2 4 जो 6, यहाँ पर कितने 6 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये 2n, यानी कि ये 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है, 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो। ठीक, अच्छा यानी कि इसका मतलब ये क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। इसका मतलब ये क्या है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। कैसे, हमने एक ही कंपाउंड से कैसे बना दिया एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक ने बना दिया। ऐसे ही आपने भी किया होगा। ठीक,
चलिए, तो इसे अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया है यहाँ पर तो आप जो है अपना आंसर यहाँ पर कर लो, उसे करेक्ट आप कर लो, फिर हम आगे बढ़। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन। अब बेंजीन की जो प्रिपरेशन है वो हम कैसे, हम दो तरीके से करते हैं। एक तो डी कार्बोक्सिलेशन करके, ठीक, और दूसरा जो है फिनॉल में एडिशन करके, ठीक। दोनों ही मेथड क्या है, बहुत ही इजी है। डी कार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 का वहां से रिमूवल हम कर देते हैं, ठीक है। CO2 का क्या करते हैं, रिमूवल। ये CO2 का हम रिमूवल करते हैं, ठीक। चलो, ये हमने अपना कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन किसके साथ करी, NaOH के साथ, और साथ CaO के साथ इसको हीट करवाया, ठीक। तो हम क्या देख पा रहे हैं, हमारा बेंजीन बनता है, Na2CO3 यहाँ पर हमारा प्रिपेयर होता है। बेंजीन इन प्रिपेयर इज इन लेबोरेटरी बाय हीटिंग सोडियम बेंजोएट विद सोडा लाइम, ठीक। सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब हमने हीट किया है, ठीक, सोडियम बेंजोएट को जब हम सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं तो हमें बेंजीन मिल रहा है। ये रिएक्शन जो है आप नोट कर लें, क्योंकि कहा बेंजीन, और इसके बीच में ये गोला क्यों बना है ये आपको पता है ना, क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो लोकलाइज करते हैं, कि घूमते रहते हैं, इसीलिए जो है हम इसको इस तरीके से रिंग से इसको दिखाते हैं। फिनॉल का एडिशन देखो, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल के साथ जो है जब हम Zn डालते हैं तो हमारा OH क्या हो जाता है, हट करके वहां से हमारा जो है बेंजीन प्रिपेयर हो जाता है। अब ये रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन और बहुत ही इजी रिएक्शन, कहीं पर भी हमें पूछा जा सकता है इस तरीके से, कभी भी हमें दे दिया जाएगा कि यहाँ पर फिनॉल है, यहाँ पर Zn हमने डाला तो क्या बनेगा, इस तरीके से। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या A यहाँ पर दे दिया कि A बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर, देखो डायरेक्टली हमारा क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बेंजीन यहाँ पर हमारा प्रिपेयर होता है, ठीक। चलिए, ये जो है दोनों ही बहुत इजी रिएक्शंस है। बेंजीन कैन बी प्रिपेयर फॉर फिनॉल बाय डिस्टिलेशन विद जिंक, यानी कि जिंक के साथ डिस्टिलेशन करके जो है हमारा फिनॉल प्रिपेयर, सॉरी, फिनॉल के साथ डिस्टिलेशन, जिंक के साथ डिस्टिलेशन करके जो हमारा बेंजीन प्रिपेयर यहाँ पर हो जाता है। तो ये जो दो रिएक्शंस है ये आप नोट कर लेंगे, बहुत ही इजी रिएक्शन है। ये आपको जो है थोड़ा जो है इसको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए, तो इसे अब आप नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर ये आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है डीकार्बोक्सिलेशन होता है एरोमेटिक कंपाउंड का। सोडियम बेंजोएट को जब हम हीट करते हैं सोडा लाइम के साथ तो हमें जो है बेंजीन मिलता है यहाँ पर, ठीक है। क्या मिलता है, बेंजीन। और बेंजीन के साथ यहाँ पर जो है हमें क्या मिलता है, एक तो ये रहा हमारा बेंजीन, बेंजीन के साथ हमें मिलता है यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट, क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ZnO, और साथ में हमें जो मिल रहा है जो मेन है हमारा बेंजीन। अच्छा, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, फिनॉल का रिडक्शन करके जो है हमें यहाँ पर बेंजीन मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है, क्योंकि जब आप आगे क्लास 12th में जाएंगे तो ये रिएक्शन जो है आपको कई बार देखने को, क्वेश्चंस में देखने की मिलेगी, कई जगह आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको आनी, एक बार जो है थोड़ा रिविजन कर लेते हैं क्या अभी तक हमने पढ़ा। देखो, आज हमने एरोमेटिसिटी की शुरुआत की थी। एरोमेटिसिटी के बारे में हमने पढ़ा था, उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशंस है वो हमने पढ़े थे कि पहले डीलोकलाइजेशन चाहिए, प्लेनैरिटी चाहिए कि वहां पर क्या हो, प्लेनर हमारा मॉलिक्यूल हो, ठीक। वहां पर क्या हो, कॉन्जुगेशन अच्छा हो, कॉन्जुगेशन हो, और वो हसल को फॉलो करे, हमें पता चलेगा कि हमारा कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं 2 2 4 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन किसमें होते हैं, हकल रूल में होते हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 14 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं हकल रूल में। हकल रूल में बिल्कुल होते हैं। तो इस प्रकार बेंजीन जो है हकल रूल को फॉलो करता है। अब हम नेप्थलीन की बात करें, देखो साइक्लिक भी है। नेप्थलीन की बात करें तो यहाँ साइक्लिक है, साइक्लिक के अलावा प्लेनर भी हमारा मॉलिक्यूल है। क्या है, प्लेनर भी है। अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो हमें सब में क्या देखने को मिल रही है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। तो sp2 हाइब्रिडाइज भी है,
और पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम देखें 1 2 3 4 5 5 टू 10 यानी कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर हैं, तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है एरोमेटिसिटी की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, इसीलिए ये क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर हम एंथ्रासीन की बात करें तो ये भी हमारा साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज है, अच्छा खासा कॉन्जुगेशन यहाँ पर है, देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा यहाँ पर क्या है कॉन्जुगेशन है, ठीक। तो सारी ये कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। और पाई इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 पाई बॉन्ड यानी कि 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, 7 2 14, ठीक। तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो सारे ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए ये भी क्या हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है। फिर आगे हमने पढ़ा कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक क्या होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हमने अच्छे से पढ़ लिया था, लेकिन हमने देखा कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे हैं जो एरोमेटिक कंपाउंड की तरह लगते तो हैं लेकिन होते नहीं है, क्योंकि वहां पर जो है पाई इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या हो जाती है, गड़बड़ होती है। गड़बड़ यानी कि जैसे कि यहाँ पर 2 6 10 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर क्या होते हैं 4 8 12 16 इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो कंपाउंड क्या होते हैं, हमारे एंटी एरोमेटिक होते हैं। अगर हम देखें तो दिखने में जो है वो एरोमेटिक की लगते हैं, ठीक। फिर कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो दिखने में एरोमेटिक जैसे लगते होंगे, नॉन एरोमेटिक जैसे भी लगते हैं, लेकिन ना वो एरोमेटिक होते हैं ना वो एंटी एरोमेटिक होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स कहा जाता है। वो हम जो है हाइब्रिडाइजेशन से पता लगा सकते हैं। नंबर 2 हम जो है उसके प्लेनरिटी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं। फिर आगे हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे थे एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। लास्ट में हमने पढ़ा कि कैसे जो है हम प्रिपेयर करते हैं बेंजीन को, जहां पर हमारा एक इंपॉर्टेंट मेथड था रिडक्शन ऑफ फिनॉल, जहां पर फिनॉल का रिडक्शन करके जो है हम यहाँ पर बेंजीन का प्रिपेयर करते हैं जिंक की प्रेजेंस में। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज और भी कई चीजें जो हैं जो हमें यहाँ पर हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़नी है और एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़नी है, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में।